दो बहनें वेदिका और तारा की शादी माला और योगराज के बेटे संग्राम और जिगर से होती है। शादी के बाद एक सुबह वेदिका और तारा सुबह 6 बजे उठने की जगह 7 बजे उठ जाती है। तभी सास माला बहुत भड़क जाती है। अरे नालायक लड़कियों, तुम दोनों बहनों को ये पता है ना कि अब तुम दोनों अपने ससुराल में हो, मायके में नहीं। अरे तुम दोनों को तो मैंने ससुराल के पहले दिन ही चेतावनी दी थी कि सुबह के 6 बजे उठना है, तो फिर आज तुम दोनों 7 बजे क्यों उठी? माफ कर दीजिए माँ जी, वो कल रात को तारा और मुझे रसोई का काम निपटाते हुए कुछ ज्यादा ही देर हो गई, इसीलिए आज देर से आँख खुली। हाँ माँ जी, माफ कीजिए। नहीं, तुम दोनों को कोई माफी नहीं मिलेगी, और अगर तुम दोनों ने यहाँ के अनुशासन का पालन नहीं किया तो उसका दंड मिलेगा तुम्हें। और वो दंड ये है कि तुम दोनों को आज का नाश्ता नहीं मिलने वाला, अब सीधे दोपहर का खाना मिलेगा। क्या? लेकिन माँ जी, हमने जानबूझकर थोड़ी ना कुछ किया है। अब एक बार गलती हो गई, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। नहीं तारा, माँ पापा सही कह रहे हैं। हाँ, अगर तुम दोनों ने अभी सजा नहीं भुगती तो फिर तुम कभी सुधर नहीं पाओगी और फिर से कोई गलती कर दोगी। चलो बच्चों, तुम दोनों बैठ जाओ, मैंने आज पराठे बनाए हैं। आज तो हम सब मिलकर नाश्ता करेंगे और इन दोनों को अपनी सजा भुगतने दो। वेदिका और तारा अपने ससुराल में हो रहे इस तमाशे को देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाती है। फिर एक दिन जब दोनों अपना दोपहर का काम निपटाकर टीवी देखने बैठती है, तभी तारा बहू, वेदिका बहू, ये सब टीवी पर क्या नाच गाना लगा के रखा है? ये फालतूगिरी देखना बंद करो और चुपचाप भगवान के कार्यक्रम देखो। और हाँ, टीवी केवल आधा घंटा ही चलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, वरना मैं ही टीवी बंद कर दूंगा। ये क्या बात हुई पापा जी? अब टीवी देखने में क्या प्रॉब्लम है? आखिर यहाँ पर इतनी रोक टोक क्यों है? हाँ पापा जी, हम कुछ गलत थोड़ी ना देख रहे हैं, और अभी अगले 2 घंटों तक हमारे पास कोई काम नहीं है। हम घर के सारे काम होने के बाद ही टीवी देखने आए हैं। मुझसे ज्यादा जबान मत चलाओ, जितना कह रहा हूँ उतना ही करो और उस बात पर अमल करो। अपने ससुर से ऐसी बातें सुनकर वेदिका और तारा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। इस ससुराल के तौर तरीकों को निभाते हुए तो मेरा दिमाग तो घूम ही रहा है। अरे मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हमारी कोई शादी नहीं हुई, बल्कि हमने तो किसी स्कूल में एडमिशन लिया है। अरे स्कूल के नियम और कानून भी इतने सख्त नहीं थे जितने कि हमारे ससुराल के हैं। ये कैसा ससुराल पाया है हमने। हाँ ना यार, शायद यही हमारे नसीब में लिखा है। फिर एक दिन तारा को एक जॉब ऑफर आती है और उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। और ये खुशखबरी वो जाकर माला और जिगर को बताती है। क्या? जॉब ऑफर? अरे आग लगे तेरे जॉब ऑफर को। तू इस घर की बहू है और हमारी घर की बहू है, बाहर जाकर काम धाम नहीं करती। लेकिन माँ जी, कितना अच्छा मौका मिला है, मैं इसे हाथ से कैसे जाने दूं? नहीं तारा, माँ जो भी कह रही है बिल्कुल सही है। हमारे खानदान में आज तक एक भी औरत काम पर नहीं गई है, तो फिर तुम क्यों जाओगी? चुपचाप घर पर बैठकर अपनी गृहस्थी संभालो। कामकाज देखने के लिए तुम्हारा पति अभी तक जिंदा है। लेकिन जिगर जी, जिगर वहां से चला जाता है और माला भी मुंह फेर कर चली जाती है। ये सब होते हुए देखकर और उनकी बातें सुनकर तारा को बहुत ज्यादा दुख होता है और उसे ना चाहते हुए भी उस जॉब को ठुकराना पड़ता है। फिर एक दिन वेदिका और तारा की सहेलियां
उनके ससुराल उनसे मिलने आने वाली होती है और तभी वो दोनों अपने ससुराल वालों को उनके आने के बारे में बताती है। हाँ माँ जी, आज हमारे घर में हम दोनों की सहेलियां आने वाली है, वो हमसे मिलना चाहती है। क्या? हाँ माँ जी, उन सबको तो आप लोगों से भी मिलना है। हमारी सहेलियां बहुत अच्छे घराने की है, देखना आप सबको भी वो बहुत पसंद आएगी। नहीं नहीं, इस घर में कोई नहीं आएगा। अरे मेरा घर क्या कोई क्लब हाउस या पार्क नहीं है जो तुम अपनी सहेलियों को बुलाकर आराम से गप्पे शप्पे मारती बैठो। देखो वेदिका, ये सहेलियों का लाड़ प्यार अपने मायके तक ही रखो। अभी बता दे रहा हूं तुम्हें, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारी सहेलियों से भी कह देना कि वो अपना घर संभाले और तुम भी अपना घर संभालो। बिल्कुल सही कहा संग्राम ने। और तारा, आज से तुम भी अपनी सारी सहेलियों के साथ बातचीत पूरी तरह कम करोगी, समझ गई तुम? अरे लेकिन इतनी क्या जबरदस्ती है, सारी सहेलियां ही तो है, थोड़ी ना किसी लड़के को बुलाया है। और नहीं तो क्या, अरे जो मुंह में आ रहा बकते जा रहे हैं। बहुआ, ज्यादा आवाज मत बढ़ाओ। इस घर में तुम्हें अगर सुख शांति से रहना है तो यहाँ की हर बात, हर आदेश का पालन करना होगा। और अगर किसी आदेश का पालन नहीं किया तो तुम दोनों के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही बता दे रही हूँ, फिर कहना मत कि बताया नहीं। वेदिका और तारा के सब्र का बांध अब टूटने ही वाला होता है। उन दोनों से अपने ससुराल में हो रही टोकम टाकी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। बस हुआ तारा, हम कोई कठपुतली नहीं है जो ये लोग जैसा नचवाएंगे वैसे नचेंगे। अरे हमारी भी कोई लाइफ है। हाँ वेदिका, बहुत तौर तरीकों का भाषण सुनाते रहते हैं ना ये सब। अब देखना, हम इन्हें इनके ही रचाए हुए जाल में फंसाकर सबक सिखाएंगे। जो दबाव ये हम पर बनाते हैं वही दबाव अब इन पर हम बनाएंगे। हाँ तारा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब जैसे को तैसा करना ही पड़ेगा, तभी इनकी अकल ठिकाने पर आएगी। फिर अगली सुबह योगराज और संग्राम दोनों सुबह के 7:30 बजे उठते हैं। तभी उन दोनों के लिए नाश्ते में ना तो कोई सब्जी बचती है और ना ही पूरियां। और ये देखकर माला चिल्ला पड़ती है, अरे मूर्ख बहुओ, योगराज जी और संग्राम का नाश्ता कहाँ पर है? और तुम दोनों ने आज इतना नाश्ता कम क्यों बनाया? क्योंकि पापा जी और जेठ जी आज देर से उठे थे, इसीलिए आज हमने इनका नाश्ता बनाया ही नहीं। हाँ माँ जी, देखो ना, जब हम दोनों 7 बजे उठे थे तब भी आपने हमें नाश्ता नहीं दिया था। तो आज जब ये दोनों 7:30 बजे उठे हैं तो इन दोनों पर भी वही नियम लागू होना चाहिए। सारे नियमों का पालन करने का ठेका हमने थोड़ी ना लेके रखा है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? वेदिका, चुप रहो। देखिए संग्राम जी, आप चाहे मुझ पर कितना भी जोर लगा दे, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी। तौर तरीके सबके लिए सेम होते हैं तो आप दोनों पर भी लागू होंगे ना। वेदिका और तारा की बातों को सुनकर सबकी बोलती ही बंद पड़ जाती है और संग्राम और योगराज जी को उस दिन का नाश्ता ही नहीं मिलता। ऐसे ही एक रोज योगराज 2 घंटों तक टीवी पर मैच देख रहा होता है। तभी वहां पर वेदिका और तारा आ जाती है और वो टीवी को डायरेक्ट ऑफ कर देती है। बहुओ, तुम दोनों की इतनी मजाल! अरे मेरी अनुमति के बगैर टीवी ऑफ करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ओफो पापा जी, आप भी ना, उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त वाकई में कमजोर होती जा रही है। अरे आपने ही तो कहा था कि इस घर में सबको धार्मिक कार्यक्रम देखना चाहिए, और वो भी केवल आधे घंटे के लिए। अब जब उस बात पर हमने अमल किया है तो आपको भी तो करना होगा ना।
हाँ पापा जी, लेकिन वेदिका कोई बात नहीं, कभी कभार भूल हो जाती है। अब आप आराम कीजिए पापा जी, लेकिन टीवी मत लगाइए, क्योंकि आज आपका टीवी देखने का टाइम खत्म हो चुका है। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती है और उनकी बातें सुनकर योगराज तो उनकी शक्ल ही देखता रह जाता है। फिर एक दिन घर पर संग्राम और जिगर के दोस्त आने वाले होते हैं। बहुओं, ये रही लिस्ट। ये सारे पदार्थ आज शाम को 6 बजे तक बन जाने चाहिए, समझे कि नहीं? लेकिन क्यों माँ जी, आप कहीं बाहर गांव जा रही हो क्या, जो हमसे इतना सारा खाना बनवा रही हो? अफसोस, लेकिन तुम दोनों का ये सपना पूरा नहीं हो सकता बहू, क्योंकि मैं यहीं पर हूँ और आज शाम को घर पर संग्राम और जिगर के दोस्त आने वाले हैं और ये खाना उन्हीं के लिए बनने वाला है। क्या? नहीं माँ जी, तो फिर हम ये खाना नहीं बनाएंगे। क्या कहा तूने? हाँ माँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना। अरे जब इस घर में हमारी सहेलियों को आने की परमिशन नहीं है, तो फिर संग्राम जी और देवर जी के दोस्त कैसे आ सकते हैं? क्यों पापा जी, सही कहा ना मैंने? अब उस दिन आप ही तो कह रहे थे ना कि हमारा घर कोई क्लब हाउस या पार्क नहीं है। तारा और वेदिका के ये उल्टे जवाब सुन सुनकर आखिरकार उसके परिवार वाले गुस्सा हो जाते हैं और वो उन पर चिल्ला देते हैं, बस बहुओं, बहुत हुआ तुम्हारा। अरे पिछले 3 से 4 दिनों से देख रहा हूँ, तुम दोनों का नाटक कुछ ज्यादा ही बढ़ रहा है। और नहीं तो क्या, अरे हर चीज में रोक टोक कैसे कर सकती हो तुम दोनों? और ये हमारा घर है, हमें जिसे बुलाना है हम बुलाएंगे और जब उठना है तब उठेंगे। वही तो, तुम दोनों अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझो, वरना तुम दोनों की सारी होशियारी मैं तो यूं 1 मिनट में ही निकाल दूंगी। महसूस हुआ ना आप लोगों को? वही दर्द और वही तकलीफ आप लोगों की वजह से हमें भी होती आ रही है। जब सारे तौर तरीकों का पालन करने की बारी खुद पर आई, तब किसी ने उनका पालन नहीं किया। क्यों? करते भी क्यों? ये आपका घर है ना। अरे तो क्या ये घर हमारा नहीं है क्या? जैसे आप लोग अपने हिसाब से जी सकते हो, वैसे ही हम दोनों क्यों नहीं जी सकते? अरे हम दोनों इस घर की बहुएं हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम दोनों नियमों और कानूनों के पिंजरे में कैद होकर रहे। और नहीं तो क्या, हम दोनों ऐसे ससुराल में नहीं रहेंगे जहां पर हमें घुट घुट कर किसी जेल के कैदी की तरह जीना पड़े। अरे जमाना बदल चुका है, दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है और आप लोग अभी तक वही पुराने जमाने के ख्यालों में उलझे हुए हो। हर किसी को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक होता है। किसी को भी दबाव वाली जिंदगी पसंद नहीं होती है और ये बात आप लोगों को भी समझनी होगी। एक बार हमारे मन के बारे में और हमारे दिल के बारे में भी तो सोचिए, हमें कितनी तकलीफ होती है। तारा और वेदिका की इन बातों को सुनकर चारों को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और उन्हें समझ आता है कि वो लोग कहां पर गलत थे। फिर वो चारों तारा और वेदिका की माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो बहुओं, हमने तुम दोनों पर एक किस्म से अत्याचार ही किया है, लेकिन हमने कभी भी तुम दोनों की भावनाओं को नहीं समझा। हाँ बहुओं, आज के बाद इस घर में हर कोई अपने उसूलों से और अपने तौर तरीकों से ही जिएगा। किसी पर कोई भी प्रकार की जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं होगी। हाँ माँ, कोई दबाव नहीं होगा और कोई जबरदस्ती भी नहीं होगी। हमें माफ कर दो, लेकिन हमें सुधरने का एक मौका दे दो, क्योंकि तुम दोनों की बातें सुनकर हमें हमारी गलती का एहसास हो चुका है। फिर अंत में तारा और वेदिका उन चारों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों अपने ससुराल में हंसी खुशी और बिना किसी बंदिशों के सुकून से रहने लगती है।
आंचल अपने पति कुंदन, सास सुमित्रा और ससुर वसंतीलाल के साथ रहती है। उसके माता पिता बहुत गरीब होते हैं और एक दिन अचानक से उसके पिताजी का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उसकी माँ रमा अकेली पड़ जाती है। तभी कुंदन रमा को अपने साथ घर पर चलने के लिए कहता है। अरे नहीं नहीं दामाद जी, मैं अपनी ही बेटी के ससुराल में कैसे रहने आ सकती हूँ, ये सही नहीं होगा। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? और आपसे किसने कहा कि एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में जाकर नहीं रह सकती? ये तो बस इस बेवकूफ समाज की बेवकूफ वाली सोच है। मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरे साथ चलने वाली हो। हाँ माँ, कुंदन बिल्कुल सही कह रहा है। आप यहाँ पर अकेले कैसे रह सकती हो? और पापा के बगैर तो आपको कितना अकेलापन महसूस होगा। आप मेरे साथ मेरे ससुराल रहने चलिए। बच्चों की जिद के कारण रमा को आंचल के ससुराल रहने जाना ही पड़ता है। अपनी समधन को देखकर सुमित्रा और वसंतीलाल के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, लेकिन वो अपने बेटे के कारण कुछ बोलकर नहीं दिखाते। माँ जी, ये साड़ियाँ मैंने आप दोनों के लिए लाई है। आप दोनों पर ये साड़ियाँ बहुत जचेगी। ये लो माँ, ये आपकी साड़ी, और माँ जी ये आपकी साड़ी। अरे वाह कुंदन बेटा, धन्यवाद, तूने तो बहुत ही सुंदर साड़ियाँ लाई है। हाँ दामाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, आप दोनों इन साड़ियों में बहुत सुंदर लगोगी और ये कलर आप दोनों पर बहुत जचेंगे। और ऐसे ही एक दिन जब रमा को वो साड़ी पहनने की इच्छा होती है, तो वो साड़ी अलमारी में ढूंढने लगती है, लेकिन वो साड़ी उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। अरे आंचल बिटिया, तूने वो साड़ी कहीं देखी क्या, जो मुझे दामाद जी ने दी थी? मेरी अलमारी में कहीं भी नहीं दिख रही वो। नहीं तो माँ, मुझे नहीं पता वो साड़ी के बारे में। अरे वही कहीं पर होगी, अब फिर से देखिए। वो साड़ी मैंने मेरी बहन यानी आंचल बहू की मौसी सास को दी है। वो उसे किसी प्रकाशन में पहनकर जानी थी ना, इसीलिए। क्या? लेकिन माँ जी, वो साड़ी तो कुंदन ने माँ को दी थी, फिर आपने उसे मौसी जी को क्यों दे दी? अरे आंचल बहू, रमा बहन तो अभी विधवा हो चुकी है ना, तो फिर उन्हें इन रंग बिरंगी साड़ियों की क्या जरूरत है, इसीलिए मैंने इनकी साड़ी तेरी मौसी को दे दी। लेकिन माँ जी, मेरी माँ उन बाकी औरतों की तरह दकियानुसी सोच नहीं रखती है। वो विधवा जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो रंग बिरंगी साड़ियाँ पहनती है और उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आंचल बिटिया, जाने दे अभी। अब तेरी मौसी सास को जरूरत थी तो उन्होंने पहन ली, उसमें क्या होता है? दामाद जी मेरे लिए फिर कभी नई साड़ी ला देंगे, और नहीं तो क्या। लेकिन माँ, आंचल। रमा के कहने पर आंचल शांत हो जाती है। फिर एक दिन जब खाने के लिए खट्टी मीठी दाल बनाई जाती है, तभी मैंने सबके लिए तो खट्टी मीठी दाल बनाई है, लेकिन माँ को तो ये दाल बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसीलिए मैं माँ के लिए कुछ और बना देती हूँ। क्या कहा तूने? कुछ और बनाएगी? बिल्कुल नहीं। अरे रमा बहन को दही चावल या फिर दूध चावल दे दे। एक सदस्य के खाने के लिए गैस वेस्ट क्यों करना? अरे माँ, जाने दो ना अभी। अगर उसने माँ जी के लिए कुछ बना दिया तो क्या हो जाएगा? बहुत कुछ हो जाएगा। तू चुपचाप बैठकर अपना खाना खा और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। लेकिन माँ जी, आप ऐसा कैसे बोल सकती हो? आंचल बिटिया, जाने दे। अरे वैसे भी मुझे खट्टी मीठी दाल पहले सूट नहीं होती थी, लेकिन अभी मैं खा लेती हूँ उसे। तुम्हारे पापा के गुजरने से 1 हफ्ते पहले ही बनाई थी मैंने। रमा की बातें सुनकर आंचल चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब घर पर सास की सहेलियां आती हैं, तभी आंचल बाहर सामान खरीदने गई होती है। अरे सुमित्रा, मुझे तो वो प्याज के पकोड़े खाने का बड़ा मन कर रहा है। और हाँ,
ब्रेड पकोड़े भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी बनवाती हूँ। अच्छा रमा बहन, आंचल बहू तो बाहर गई है और मुझे डॉक्टर ने ज्यादा काम करने से मना किया है, तो फिर आप ही मेरी सहेलियों के लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाती? हाँ सुमित्रा बहन, मैं बना देती हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रमा बहन। ये सोफा भी थोड़ा सा मैला हो गया है, इसे भी थोड़ा साफ कर दीजिए ना। ठीक है सुमित्रा बहन, मैं कर दूंगी उसे साफ। और हाँ, मेरे लिए वो काली वाली चाय बना देना। मेरा काली चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, लेकिन इन लोगों के लिए दूध डालकर अदरक वाली चाय बना देना। सुमित्रा बेचारी रमा से सारे काम कराती है और जब आंचल बाहर से वापस आती है तभी वो अपने माँ को रसोई में काम करते हुए देखकर अपनी सास पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये सब क्यों कर रही हो? आप मेरी माँ हो, इस घर की कोई नौकरानी नहीं। माँ जी आपको ये सारे आदेश कैसे दे सकती है भला? रुको, मैं अब भी उनसे बात करती हूँ। ना ना बिटिया, सुमित्रा बहन से कुछ मत बोल। और बिटिया, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा है, मैं खुद ही बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसीलिए मैंने ये सब बनाया। और जाने देना, क्यों फालतू में अपनी सास से लड़ती रहती है तू? माँ, आप सच कह रही हो ना? हाँ बिटिया, चल जा अब, ये जाकर बाहर सबको परोस दे। लेकिन माँ को चेहरे को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है। फिर एक रोज सभी घर वाले कुंदन की बहन कीर्ति के ससुराल के हवन में जा रहे होते हैं। तभी सुमित्रा और वसंतीलाल रमा बहन को उनके साथ चलने से रोक लेते हैं। समधन जी, आप हमारे साथ कीर्ति के ससुराल में नहीं चल सकती, क्योंकि आप एक विधवा हो। हाँ रमा बहन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? अगर मेरी माँ साथ में आएगी तो क्या बिगड़ जाएगा? हाँ माँ जी को भी आने दीजिए ना हमारे साथ। उल्टा जब कीर्ति दीदी इन्हें देखेगी तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाएगी। हाँ माँ जी, कुंदन बिल्कुल सही कह रहा है। नहीं नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम दोनों को चलना है तो चलो, वरना तुम भी यहीं पर रह सकते हो। आंचल बिटिया, दामाद जी, आप दोनों चले जाइए, मैं रह लूंगी यहाँ घर में। समधी जी और सुमित्रा बहन सही कह रही है, मेरा वहां पर आना शुभ नहीं होगा। रमा के कहने पर आंचल और कुंदन उसे वहीं पर छोड़कर कीर्ति के ससुराल के लिए वसंतीलाल और सुमित्रा के साथ निकल पड़ते हैं। रमा उनको जाने के लिए तो बोल देती है, लेकिन उसे सारी बातों का बहुत दुख होता है। कहीं मैंने बेटी के ससुराल में आकर कोई गलती तो नहीं कर दी ना? सुमित्रा बहन और समधी जी के हाव भाव देखकर तो यही लगता है कि उन्हें मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दामाद जी और आंचल बिटिया की जिद के चलते मैं यहाँ पर तो आ गई, लेकिन अगर मेरे यहाँ रहने से समधी जी और सुमित्रा बहन को तकलीफ है तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से जाना चाहिए, यही सही रहेगा। मैं जल्द ही दामाद जी और आंचल बिटिया से इस बारे में बात करूंगी। फिर एक रोज घर में सुमित्रा को ब्राह्मणों को भोजन खिलाना होता है, लेकिन उसी वक्त आंचल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। हे भगवान, अब बहू तो बैठ गई पलंग पकड़कर, और ब्राह्मणों को खाना बाहर से खिलाना भी सही नहीं होगा, घर में ही बनाना होगा। कैसे कर पाऊंगी मैं इतना सारा काम? रमा बहन, आप कर लोगी क्या? क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रमा बहन, आप ही बना दीजिए खाना, बहुत सारे पकवान बनाने हैं। जब हम आंचल को देखने आए थे तभी आपके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। आप ही बना दीजिए ब्राह्मणों के लिए खाना। ठीक है समधी जी, जैसा आप कहो। फिर रमा ब्राह्मणों के लिए खाना बनाने लगती है और तभी अचानक से आंचल वहां पर आ जाती है और अपनी माँ को इतना सारा काम करते हुए देखकर उसके सब्र का बांध अब टूट जाता है। माँ, ये आप क्या कर रही हो?
आप ये सारे काम नहीं करेंगी। चलिए यहाँ से बाहर। अरे लेकिन आंचल बिटिया, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? मेरी बात तो सुन ले। मुझे कुछ भी नहीं सुनना है माँ। और माँ, आपने ही मुझे बचपन से सिखाया है ना कि गलत के खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। तो फिर आप अपने साथ ये सब होने कैसे दे सकती हो? और माँ जी, पापा जी, आप दोनों से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ये सब तो क्या कह रही है आंचल बहू? और नहीं तो क्या, जबान संभाल कर बात करो। हम तुम्हारे सास ससुर हैं, समझी ना? नहीं, बहुत कर लिया आप लोगों का सम्मान, लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। जब से माँ यहाँ पर रहने आई है, तब से आप दोनों उसके साथ बुरी तरह से पेश आ रहे हो। छोटी छोटी बातों पर टोकना, कभी माँ की साड़ी ले लेना, तो कभी उसे ताने देना। अरे आप तो उनसे नौकरानियों की तरह काम करवाते हो। अरे नहीं आंचल बहू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है माँ जी, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अरे जब उस दिन कीर्ति दीदी के ससुराल जाना था, तब आप दोनों को बराबर से याद था कि मेरी माँ एक विधवा है और वो वहां हवन में नहीं जा सकती। लेकिन आज जब उससे काम करवाने की बारी आई, और वो भी ब्राह्मणों का खाना, तब आप दोनों ये भूल गए कि मेरी माँ एक विधवा है। वाह, आप दोनों के दोगलेपन की जितनी तारीफ करूं उतनी कम है माँ जी, पापा जी। बस बहू, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। नहीं पापा, आज आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि आंचल बिल्कुल सही कह रही है। अरे जब एक लड़की अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल आ सकती है और यहाँ पर आकर अपने सास ससुर की इतनी सेवा कर सकती है, तो क्या उसके ससुराल वाले बहू के माता पिता के साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकते क्या? लोग ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? बताओ माँ पापा, आप दोनों ने माँ जी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? रहने दो कुंदन, इन्हें जो करना था इन्होंने कर लिया। अब इनसे सवाल करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब मैं और मेरी माँ यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। चलो माँ। ठीक है आंचल, अगर तुम दोनों यहाँ पर नहीं रहोगी तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगा। मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। माँ पापा, आप दोनों ने माँ जी को ठेस पहुंचाकर मेरा भी दिल दुखाया है, और आप दोनों चिंता मत कीजिए, मैं आप दोनों को संभाल लूंगा। लेकिन आज के बाद मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। नहीं कुंदन बेटा, आंचल बहू, ऐसा मत करो, माफ कर दो हमें। हाँ बेटा, आंचल बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई बेटा। रमा बहन, आप तो कुछ कहिए, माफ कर दीजिए हम दोनों को। आंचल बेटी, अब तेरे सास ससुर माफी तो मांग रहे हैं ना, तो माफ कर दे उन्हें। दामाद जी, आप भी इन दोनों को माफ कर दीजिए। आखिर ये आपके माता पिता हैं और गलती तो सबसे हो जाती है। रमा के समझाने पर कुंदन और आंचल अपने सास ससुर को माफ कर देते हैं और अंत में सभी एक साथ खुशी से रहने लगते हैं। और सुमित्रा और वसंती लाल भी रमा बहन के साथ अच्छे से पेश आते हैं। मोना को टीवी सीरियल देखने का बहुत शौक होता है। वो दिन रात बस टीवी सीरियल ही देखती रहती है और उन्हें देख देखकर अपनी जिंदगी को भी सीरियल की तरह ही मानने लगती है। एक दिन की बात है। अरे ओ निकम्मी बहू, कब से अपने फोन में पड़ी है? जल्दी से सारा काम पूरा कर, वरना मैं तुझे तेरे मायके भिजवा दूंगी। तू तो किसी काम के लायक ही नहीं है। माँ जी, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकती, वरना मैं आपके खाने में जहर मिला दूंगी। ठीक वैसे ही जैसे उस ससुराल राशिका की राशि ने अपनी सास के खाने में मिलाया था। उसकी सास भी सेम टू सेम आपकी जैसी ही थी, बेफिजुल की चपड़ चपड़ किया करती थी। हैं बहू, तेरी इतनी मजाल? अरे वो सारे घटिया टीवी सीरियल्स देख देख कर तेरी तो सारी बुद्धि ही भ्रष्ट हो चुकी है। आइंदा से तूने मुझसे अगर ऐसी बदतमीजी की
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी ना तू? फिर एक दिन अचानक से मोना के पति रितेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और टेस्ट करने पर पता चलता है कि उसे डेंगू हुआ है। ये जानकर मोना फौरन मंदिर पहुंचती है और 5 दिन मंदिर में ही रहती है। अरे बहू, जल्दी से यहाँ आ जा, रितेश के लिए नाश्ता बनाना है। हमें उसके सेहत का ख्याल रखना है और इसीलिए तुझे यहाँ होना बहुत जरूरी है। नहीं माँ जी, इस वक्त मेरा वहाँ होने से ज्यादा यहाँ मंदिर में होना जरूरी है, क्योंकि मैं जानती हूँ ये संगम क्या कहलाता है कि वेदिका के पति की तबीयत भी खराब हो गई थी। तभी उसने मंदिर में जाकर भगवान जी से 3 से 4 दिनों तक विनती की। मैं भी वही करूंगी, फिर देखना मेरे पति भी ठीक हो जाएंगे। है ना कितना सिंपल? अरे बेवकूफ औरत, अगर पति की सेवा ही नहीं करेगी तो तेरा पति क्या जादू से ठीक हो जाएगा क्या? पगलेट कही की 1000 बार कहा है कि अपनी उस टीवी सीरियल की दुनिया से बाहर निकल। पता नहीं तेरा दिमाग कब ठिकाने पर आएगा। 5 दिनों के बाद रितेश ठीक होकर घर आ जाता है। देखा माँ जी, मैंने आपसे कहा था ना, ये सब मेरे मंदिर में बैठने का ही फल है। मेरे कारण ही रितेश ठीक हो पाया है। अरे बहू रानी, तुम तो चुप ही रहो। अगर भगवान सबको ठीक करने लगे तो डॉक्टर्स कहाँ पर जाएंगे? अपनी इस ख्वाबों वाली सीरियल की दुनिया से बाहर निकलो, वरना यही आदत तुम्हें एक दिन बहुत महंगी पड़ेगी। खुद तो पड़ी रही मंदिर में और यहाँ के सारे काम का लोड मुझ पर ही आ गया। कल मुही कही की। लेकिन मोना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वो टीवी सीरियल्स देखना बंद ही नहीं करती। टीवी सीरियल्स को देख देख कर अब वो घर में ही रोजाना नई नई साड़ियाँ पहनने लगती है और साथ ही दिन रात ढेर सारा मेकअप करने लगती है। ये देखकर उसके घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की, ये सब क्या नौटंकी लगा रखी है तूने? कल मुही करम जली, सारी की सारी नई साड़ियां घर में पहनकर ही उनका सत्यानाश कर रही है। मोना, अगर तुम सारी नई साड़ियां अभी पहन लोगी तो त्योहारों में क्या पहनोगी? क्या ये बात तुमने सोची है? और दिन रात मेकअप क्यों थोप कर रहती हो तुम? पापा जी, दिन रात मेकअप लगाकर और नई नई साड़ियाँ पहनकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। कोमलिका, ईश्वरी, सिया, अक्षरा, ये सारी सीरियल की हीरोइन भी तो दिन रात सोते उठते समय मेकअप में ही रहती है और घर में रहते हुए भी सुंदर सुंदर साड़ियाँ पहनती है। मोना, अगर वो सीरियल वाले कच्चे बनियान पहनकर टीवी पर आएंगे तो कैसा लगेगा? और अगर वो बिना मेकअप के आएंगे तो लोग उनकी बुरी शक्ल देखकर डर नहीं जाएंगे? इन सब बातों की वजह से ही उन्हें दिन रात मेकअप में रहना पड़ता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं। वो टीवी की दुनिया है मोना, और तुम हकीकत में जी रही हो। उन लोगों को ये सब करने के पैसे मिलते हैं, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम चुप रहो रितेश, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ, पूरी दुनिया का सारा ज्ञान का भंडार तो इस चुड़ैल के पास ही है। मोना को किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने मन की मालकिन होती है। देखते देखते उन दोनों की शादी को 6 महीने पूरे होते हैं और इसी खुशी में मोना पूरे रूम को सजाती है और हर तरफ दिए जलाती है। लेकिन उतने में पर्दे आग पकड़ लेते हैं और उनके कमरे में आग लग जाती है। नहीं, बचाओ बचाओ! मोना, बहू! सभी डर के मारे चिल्ला पड़ते हैं और रितेश जैसे तैसे आग में पानी डालकर मोना को अपनी बाहों में उठाकर बाहर लाता है। तुम्हें कितनी बार कहा है हमने, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलो मोना। लेकिन रितेश, मैं रानी तेरी दिल की में पंखुरी ने भी सेम यही किया था।
उसने अपने पति के वेलकम के लिए पूरा कमरा दियों से सजाया था। मैंने भी तुम्हारे लिए वही करना चाहा, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कारनामा मुझ पर इतना भारी पड़ेगा। बहू, हम तुझे आखिरी चेतावनी दे रहे हैं। अगर तूने टीवी सीरियल्स देखकर आइंदा से ऐसी कोई भी कालाकांडी की तो फिर तू तो गई। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है जो आज हमारा घर जलते जलते बच गया और तुम्हारी जान भी बच गई, वरना दोनों भी खत्म हो जाते। मोना, अगर टीवी सीरियल वाले ऐसा कुछ करते भी हैं तो वहां पर 50 लोग मौजूद होते हैं जो ये सब संभाल सकते हैं। यहाँ तुम अकेली थी और ये रियल लाइफ है मोना। इस हादसे की वजह से मोना डर तो जाती है, लेकिन वो अगले दिन फिर से सीरियल देखने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज जब घर वाले बाहर चले जाते हैं तब वो घर को बाहर से लॉक कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मोना भी अपनी सहेलियों के पास गई है, लेकिन असल में तो मोना मैडम अपने कमरे में ही खराटे मारते हुए सो रही होती है। और जब वह सोकर उठती है, अरे नहीं, लगता है सबको गलतफहमी हुई होगी कि मैं घर पर हूँ ही नहीं, इसीलिए घर लॉक करके गए हैं। अब मैं क्या करूँ? 15 मिनट में तो वो दुकान की सेल बंद हो जाएगी। नहीं, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। मोना अपने पड़ोसियों और सहेलियों को फोन लगाती है ताकि वो आकर घर का दरवाजा बाहर से खोल दे, लेकिन उस वक्त किसी का भी कॉल नहीं लगता। इसीलिए वो तय करती है कि वो अब पहली मंजिल से कूदकर नीचे जाएगी। बनूंगी बहू में तेरी घर की राधिका ने अपने कॉलेज में सही वक्त पर पहुंचने के लिए पहली मंजिल से छलांग मारी थी। मैं भी आज वैसा ही करूंगी। फिर मोना अपनी बालकनी से नीचे छलांग लगाती है और उसका पैर टूट जाता है। उसे डॉक्टर 3 महीनों तक बेड रेस्ट करने को कहते हैं। क्या? 3 महीने? जी हाँ, आपको बहुत इंजरीज है। अब समझ आया कि नहीं कि इतने दिनों से हम क्या बोले जा रहे थे? टीवी सीरियल्स वाले हार्नेस पहनकर कूदते हैं, लेकिन ये असलियत की जिंदगी है। यहाँ तुम अगर ये सब करोगी तो तुम्हारा पैर तो टूटेगा ही ना। तुड़वा ली ना अपनी टांग, अब रहो ऐसे ही। आप सब लोग सही कह रहे थे। टीवी सीरियल में सब अलग होता है और असलियत की जिंदगी में अलग होता है। मैंने अपनी लाइफ को एकदम टीवी सीरियल की तरह बना के रखा है, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। आगे से मैं टीवी सीरियल देखकर प्रेरित नहीं होऊंगी और असलियत वाली जिंदगी में सोच समझकर सारी चीजें करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए आप। और इस तरह अंत में मोना की अकल ठिकाने पर आ ही जाती है और वो सीरियल की तरह जीना छोड़कर असल में जीना सीख लेती है और अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगती है।